हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन। तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, बिकॉज वो जो डिटर्मिनेंट है ना वो बहुत जगह हमको परेशान करता है। ऐसे बच्चे लोग का फीडबैक आया कि सर डिटर्मिनेंट की प्लीज एक दो लेक्चर ले लो, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप। हम ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेंट चैप्टर ले रहे हैं अभी, ठीक है ना। इसी क्लास में मैं कवर करूंगा। क्या करेंगे, एक तो हम डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्युएट करते हैं 2x2 और 3x3 वाला, प्लस हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज दैट इज यूज फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। बिकॉज इसके बाद जो हमारा, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था, इसके बाद हमारा एरिया वाला टॉपिक आएगा, उसमें हमें डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम उसको देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट होता क्या है बेसिकली? डिटर्मिनेंट आई होप सबको पता है, दिस इज इट इज अ वैल्यू, इट्स अ वैल्यू, मतलब एक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो उसमें क्या होता है हमारा, देखना, पहले जनरलाइज बता रहा हूं मैं कि जैसे मैंने लिखा A1 A2 A3, इधर लिखा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 3x3 डिटर्मिनेंट। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर 3 रोज हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले को हम बोलते हैं रो और वर्टिकल वाले को हम बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। सो दिस इज माय रो 1, this is my row 2 and this is my row 3. Similarly this is my column 1, COLM1 लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। this is my column 2 and this is my column 3. तो इस डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलेंगे? this is 3x3 डिटर्मिनेंट। this is basically 3x3 डिटर्मिनेंट। इसको ऐसे 9 डिटर्मिनेंट नहीं बोलेंगे, ये एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। 3x3 डिटर्मिनेंट जिसमें पहला सफिक्स क्या बताएगा? नंबर ऑफ रोज। दिस विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज। और डोंट वरी, ये सब चीजें हम दोबारा देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में, ठीक है ना। आज जैसे मैं जो प्रॉपर्टीज वगैरह कराने वाला हूं, अभी तो मैं प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, उन सबके डेरिवेशंस वगैरह पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट चैप्टर में देखेंगे हम, ठीक है। तो एंड दिस सेकंड सफिक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली बात तो, ठीक है ना। पहले दिमाग में ये बिठा लो, हॉरिजॉन्टल वाले को रोज बोलते हैं, वर्टिकल वाले को कॉलम्स बोलते हैं। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे हमेशा। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है बच्चों। और याद रखना, पहला सफिक्स रो बताता है, दूसरा सफिक्स कॉलम्स बताता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, देखना, अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, हाउ टू इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द 2x2। 2x2 डिटर्मिनेंट मतलब पहले लिख लेते हैं 2x2 डिटर्मिनेंट। 2x2 डिटर्मिनेंट में क्या होगा? हमारे 2 रोज होंगे, 2 कॉलम्स होंगे। लेट्स से ये लिखा मैंने A1 A2 B1 B2, और नोटेशन के लिए कैसे यूज करते हैं? ऐसे बना देते हैं और इधर लिख देते हैं उसका ऑर्डर। बेसिकली इसको ऑर्डर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर। बाकी अभी नाम वगैरह पे मत जाओ, डेफिनेशन, मतलब अभी तुम्हें मेन फोकस तो क्या रखना है हमें? प्रॉपर्टीज और हाउ टू इवैल्यूएट। जस्ट अभी कोई बोले सर याद नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, नाम अभी याद नहीं रखोगे चलेगा, बट फिर भी बता देता हूं मैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर। मतलब किसी ऑर्डर, हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3, या फिर सिंपली ऐसे बोल सकते हैं दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, दैट मींस 3x3 ओनली। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। सो हम इसको या तो ऐसे बोल लो, दिस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 3x3, या फिर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज सिंपली 3। इधर मैं क्या बोलूंगा? ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2, बिकॉज 2 रोज है 2 कॉलम्स है। दिस इज माय रो 1, शॉर्ट नोटेशन R1 से यूज करते हैं। रो 2, दिस इज रो 2, दिस इज माय कॉलम 1 एंड दिस इज माय कॉलम 2। तो ऐसे याद रखेंगे, रो, R स्टैंड्स फॉर रो, C स्टैंड्स फॉर कॉलम, हॉरिजॉन्टल वाले रो, वर्टिकल वाले कॉलम्स, ठीक है। अब इवैल्यूएट कैसे करेंगे? इसका इवैल्यूएशन इज सिंपली, देखो क्या किया हमने, ये एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया और ये वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया और उन दोनों का डिफरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस A2 B1। दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट 2x2। बहुत ही सिंपल चीज है ना। क्या करना है? A1 B2 माइनस B1 A2, सिंपल। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे, जैसे पहले क्या करो, वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी कर लो, ठीक है। देखना, मैंने बोला
कि जैसे 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट के 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मैंने लिखा 1 2 3 5। व्हाट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस? दिस इज अ 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बिकॉज 2 रोज हैं 2 कॉलम्स है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का डिफरेंस। तो 2 into 5 minus 3 into 1, तो 2 5 is 10 minus 3 is 7। ठीक है, और देख लेते हैं मेन। देखो मेन जो आएगा ना तुम्हारा थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, दैट इज 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट। ठीक है ना, उस पर हम ज्यादा एग्जांपल करेंगे और ये तो बहुत छोटी सी चीज है। 3 क्रॉस 3 में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब मैंने बोला इधर मैं और कुछ लिख लेता हूं। लेट्स से 2 1 1 2। So what is the value of this is determinant? 2 2s are 4 minus 1 into 1 1, तो 4 minus 1 that is 3। और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 1 2 1, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी? 2 into 1 2 minus 2 into 1 2, तो 2 minus 2 is 0। ठीक है, बाकी अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। जैसे इधर दिख रहा है रो 1 और रो 2 सेम है, 2 1 2 1, हैंस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज 0। हमें इवैल्यूएट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे इधर तो इवैल्यूएशन बहुत इजी है, एक ही लाइन का है, बट जैसे हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट आएगा तो हम प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके उसका सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। जैसे 3 क्रॉस 3 में अगर दो रोज सेम है या दो कॉलम सेम है तो डायरेक्टली विल से द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। अभी लिखवाऊंगा, लिस्ट कराऊंगा प्रॉपर्टीज, बट अभी तो इवैल्यूएशन बता रहा हूं सिंपल। अब लेट्स मूव टू द 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट। अगेन मैं अभी बिल्कुल बारीकी पे नहीं जा रहा हूं कि ये आया कैसे वगैरह, ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, अभी केवल और केवल उतना बताना जा रहा हूं जितना बाकी चैप्टर्स में हेल्प करेगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस तुमने देखा होगा कि जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी आया, आर डी शर्मा में डिटरमिनेंट वगैरह दिया होता है। ठीक है ना, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अभी तक तो मैंने ये बोला था कि उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बट आज के लेक्चर के बाद यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो लेट्स इवैल्यूएट 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट। तो पहले मैं बता देता हूं, पहले जनरलाइज लिख लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। पूरा खेल इसी के ऊपर है अभी, इसलिए फोकस करना। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जस्ट लुक एट हियर। क्या करते हैं हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लेट्स से हम फोकस कर रहे हैं रो 1 पे। मैंने बोला किसी भी रो या कॉलम के थ्रू इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने रो 1 पे फोकस किया, रो 1 के थ्रू इवैल्यूएशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे देखना ध्यान से। पहले लिखा हमने A1, ध्यान से देखना, A1 लिखा। अब क्या किया, A1 जिस रो और कॉलम में है उसको हटाया मतलब ऐसे लगा दिया, और बचा हुआ जो डिटरमिनेंट बचा वो इसके आगे लिख दिया। तो A1 जो है वो मेरा कितना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो ये वाला लाइन, चलो इसको दूसरे मार्क्स कर देते हैं। तो देखो एक तो ये वाली लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, तो बचा क्या मेरे पास, ये वाला पार्ट। तो वो मैं इधर लिखूंगा, तो इधर आएगा B2 B3 C2 C3। क्लियर है, अब हटा देते हैं इसको। मैंने बोला अभी तो A1 के हिसाब से किया, मैंने कहा रो 1 के हिसाब से करना है पूरा मुझे इवैल्यूएट। अब A2 पे आते हैं, तो अब क्या करेंगे ना, एक चीज और याद रखिएगा। अभी चलो पहले तो लिख लेते हैं, पहले मैंने लिखा A2। अब A2 जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम को हटाओ, तो ये हट गया, ये हट गया, तो क्या बचा B1 C1 B3 C3। तो इधर आ जाएगा B1 C1 B3 C3, और एक और आएगा A3, लास्टली A3। तो आई राइट इट हियर ओनली, यू कैन इधर लिख लेना तुम लोग A3 टाइम्स। अब देखना क्या करूं मैं, तो A3 जिस रो और कॉलम में वो हटा देता हूं, ये हटाया, तो क्या बचा B1 C1 B2 C2। तो B1 C1 B2 C2। अब लास्ट काम बाकी है, क्या बाकी है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाना। तो इधर से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव, फिर इधर क्या लगाएंगे नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव। सो दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस। तो अभी जो मैंने इवैल्यूएशन लिखा वो कैसे लिखा, विद रिस्पेक्ट टू रो 1। ठीक है ना, चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्या किया A1, अब 2 क्रॉस 2 को तो हमने सीख के आए अभी। क्या लिखते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यह आ जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 टाइम्स B1 C3 माइनस C1 B3, B1 C3 माइनस B3 C1, और लास्टली दिस प्लस A3 इंटू ये डिटरमिनेंट, तो B1 C2 माइनस C1 B2, B1 C2 माइनस B2 C1, दैट्स इट।
अब ओपन कर लो तो टोटल कितने टर्म आने वाले हैं, दो इसके कारण, दो इसके कारण, दो इसके कारण, टोटल इन टोटल यू विल गेट 6 टर्म्स। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, अभी मैंने क्या बोला था तुमको कि हम किसी भी रो या कॉलम के थ्रू इसको ओपन कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। इवैल्यूएट करना मतलब डिटरमिनेंट को ओपन करना इन शॉर्ट। तो अभी तो मैंने क्या किया, रो 1 के थ्रू ओपन किया। एक बार हम रो 2 क्या एक और करके देखते हैं रो 2 के। तो मैंने रो 2 के हिसाब से ऑपरेट करता हूं, मैं दोनों से आंसर सेम आएगा। रो 2 के हिसाब से हम डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, ये यही आंसर आएगा। किसी भी रो या कॉलम के थ्रू इवैल्यूएट करो, किसी भी रो या कॉलम के थ्रू ओपन करो। तो लेट्स से आई एम ओपनिंग इट विद रिस्पेक्ट टू रो 2। ठीक है, तो रो 2 के हिसाब से पहले B1, तो मैंने लगाया B1। ठीक है, अभी सुनना, एक छोटा सा कैच और है इसमें, मैं एक चीज बताऊंगा अभी। ठीक है ना, क्या किया हमने, एक मिनट। ठीक है, B1 लिया, ये जिस कॉलम में और रो में उसको हटाया, ये हटा, ये हटा, क्या बचा A2 A3 C2 C3। तो इधर लिख दिया A2 A3 C2 C3। फिर आएगा मेरा B2, तो B2 टाइम्स ये किस रो और कॉलम में वो हटाया, ये हटाया, ये हटाया, तो A1 C1 A3 C3, A1 C1 A3 C3 एंड लास्टली B3 इंटू ये रो हटा, ये कॉलम हटा, तो A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2। ठीक है, क्या करें, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसको इवैल्यूएट कर रहा हूं और इसको, यू विल गेट द सेम थिंग। करके देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल इधर मेरा क्या आने वाला है, देखो ये A2 C3 माइनस C2 A3 आएगा, वो B1 से मल्टीप्लाई होगा, तो B1 A2 C3। तो इधर देखो B1 A2 C3 खोजो, कहां है, B1 A2 C3, B1 A2 C3। अच्छा, एक चीज और छोटा सा इसमें फ्लॉ हो गया है। एक्चुअली मुझे इधर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं लगाना चाहिए, मतलब कैसे लगाना चाहिए वो, एक्चुअली उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मेट होता है, दैट इज -1 की पावर I प्लस जे। अभी बताऊंगा क्या होता है ये I प्लस जे। उसका I मतलब रो नंबर, कॉलम मतलब जे नंबर, जे मतलब कॉलम नंबर। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, देखो एक बार तुमने पकड़ा, मतलब देखो क्या होगा, कोई भी रो या कॉलम के थ्रू ऑपरेट करो, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, जिस स्टेटमेंट करेक्ट है, बट पॉजिटिव से स्टार्ट करे या नेगेटिव से स्टार्ट करे, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी, वो डिसाइड होगी इससे, वो चीज होगी इससे डिसाइड। ठीक है, कैसे स्टार्ट होगी, देखो एक तरीका तो क्या है कि हम याद करेंगे, और एक तरीका इससे समझेंगे। देखना, सुनना क्या कर रहा हूं मैंने बोला जो B1 है वो किस रो में, रो 2 में, कॉलम 1 में, तो I प्लस जे क्या होगा, ऑड होगा, दिस विल बी ऑड नंबर। तो -1 की पावर ऑड इज -1, तो ये माइनस से स्टार्ट होगा। तो फिर वही थंब रूल, ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो अभी गड़बड़ कर दिया था मैंने गलती से, बट क्रॉस वेरीफाई किया तो मुझे लगा नहीं गलत हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि अब देखो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, B1 A2 C3 माइनस के साथ, तो माइनस के साथ B1 A2 C3, ये एलिमेंट कवर हुआ। फिर मेरा इधर आएगा प्लस B1 C2 A3, B1 C2 A3, तो B1 C2 A3 खोजो कहां है, ये रहा B1 A3 C2। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई ऑल द 6 टर्म्स। ठीक है, ये तो मैंने बोला ऐसे इवेल्युएट करो। अदरवाइज तुम लोग क्या करो, जो जनरली क्या होता है जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं 11th क्लास में, जब डिटरमिनेंट चैप्टर नहीं आता, तो आई यूज्ड टू से ऐसे मेमोराइज करो। देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, तुम तो क्या करो, ऐसे करो, पॉजिटिव से स्टार्ट करो। अब चाहे रो में बढ़ो आगे, चाहे कॉलम में बढ़ो, ऑल्टरनेट साइन चेंज करना है। जैसे इधर करूंगा तो माइनस पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया, फिर मैं कहीं भी मूव करो, चल रो में कॉलम में, तो मैं ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव करना है, ऐसे डायगोनली नहीं करना है। ठीक है, तो इधर नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स इधर पॉजिटिव, फिर इधर नेगेटिव, अब इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, लाइक दैट वे यू कैन मेमोराइज। तो हमने इधर ओपन कैसे किया, -B1 इंटू B1 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको हटाया, बचा हुआ डिटरमिनेंट, फिर प्लस B2 इंटू ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है वो हटाया, बचा हुआ डिटरमिनेंट, माइनस B3 इंटू ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है वो हटाया, बचा हुआ डिटरमिनेंट। तो ऐसे करो, एक काम करो, अभी के लिए ये एक्सप्लेनेशन छोड़ ही दो। ठीक है ना, ये हम क्योंकि ये सब चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं डिटरमिनेंट में। अभी के लिए तुम ऐसे याद रखो, क्या करो, पहले एलिमेंट को प्लस कर दो और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट करते जाओ, चाहे तुम वर्टिकली मूव करो ऊपर नीचे या फिर हॉरिजॉन्टली, डायगोनली मूव नहीं करना है, पहली बात। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, अभी मैंने कैसे ऑपरेट किया, रो 1 के थ्रू किया, रो 2 के थ्रू किया, सेम थिंग यू विल गेट फ्रॉम कॉलम ऑल्सो।
ठीक है ना। तो लेट्स से एक बार कॉलम के थ्रू और ऑपरेट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं आई मीन, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज कर इसको कॉपी करूं। मैं इस रिजल्ट को मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि हम वेरीफाई करने के काम आएगा कि हमने कॉलम के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो मैंने कहा कोई भी कॉलम पकड़ लिया, कोई भी 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो लेट्स पिक कॉलम 1। मैंने इवेल्युएट कर रहे हैं, इवेल्युएट विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। यू विल गेट द सेम थिंग, वेरीफाई योरसेल्फ वंस, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से वेरीफाई करो। तो स्टार्ट करें कॉलम 1 में, पहले A1 आया तो प्लस के साथ आएगा, तो प्लस A1 इंटू, अब ये जिस रो कॉलम है वो हटाया तो क्या बचा, B2 C2 B3 C3, तो B2 C2 B3 C3, ये डिटरमिनेंट का सिंबल आएगा, नॉट अ ब्रैकेट, दिस इज अ सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, उसके बाद ये कहता है B1 के साथ माइनस का है तो माइनस B1 डिटरमिनेंट, B1 जिस रो कॉलम है वो हटाया, ये हट गया, ये हट गया, A2 C3 और A3 C3, देखो करेक्ट लिखा है। एंड लास्टली C1, कॉलम 1 के थ्रू इवैल्यूएट कर रहे हैं तो प्लस C1, तो प्लस C1 इंटू डिटरमिनेंट, तो ये रो हटाया, ये कॉलम हटाया, तो A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3। अब तुम इसको इवैल्यूएट करो, 100% यू विल गेट द सेम थिंग। करके देख लेते हैं, चलो पूरा एक बार। A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 टाइम्स A2 C3 माइनस A3 C3, ये गलत लिख दिया B1 के साथ, ये गया A2 C2, दिस इज C2 एक्चुअली, ठीक है, दिस C2, तो A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 टाइम्स A2 B3 माइनस B2 A3। अब देख लेते हैं सेम है या नहीं। चलो, तो देखो ये तो एग्जैक्टली सेम दिख ही रहा है, ये वाला पार्ट तो ठीक है ना, होगा भी सेम, क्योंकि हमने A1 के लिए चाहे रो 1 से स्टार्ट करें चाहे कॉलम 1 से स्टार्ट करें, A1 वाला तो फिगर वही रहेगा, बिकॉज A1 इंटू उस रो को, उस कॉलम को हटा के बचा हुआ डिटरमिनेंट, तो वो तो यही है। अब बाकी टर्म्स और देख लेते हैं। इधर क्या आ रहा है, माइनस B1 A2 C3, तो माइनस B1 A2 C3 वो जो ये देखो माइनस B1 A2 C3, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, एक मिनट हटा देता हूं ये टिक वाले पार्ट, ये हो गया। फिर इधर से आया B1 A3 C2, तो B1 A3 C2 ये कवर हो गया। फिर C1 A2 B3, तो C1 B3 A2 प्लस के साथ, तो ये कवर हो गया। एंड लास्टली C1 B2 A3 नेगेटिव के साथ, तो C1 B2 A3 नेगेटिव के साथ, ये कवर हो गया। तो यू कैन सी, कैसे भी कर लो, ठीक है। एक बार ये आ गया फिर तो कैसे भी वैल्यूएट कर सकते हो, दिमाग में बिठाओ, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी हम। अच्छा, एक बार लास्टली अब कॉलम 2 के अक्रॉस कर लेते हैं, कॉलम 2 के अक्रॉस, कॉलम 2 के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, कॉलम 2 A2 से स्टार्ट हो रहा है, बट कोफिशिएंट क्या है, माइनस, तो माइनस A2 इंटू डिटरमिनेंट, वो रो और कॉलम हटाया तो ये हट गया और ये हट गया, तो B1 C1 B3 C3, B1 C1 B3 C3। फिर आएगा B2, कॉलम 2 के थ्रू कर रहे हैं बट B2 के साथ पॉजिटिव लिखा है, तो प्लस B2 इंटू, ये हट गया, ये हट गया, तो A1 C1 A3 C3, A1 C1 A3 C3। एंड लास्टली C2 के लिए माइनस आएगा, माइनस C2, ये गया, ये गया, A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3, दैट्स इट। अच्छा, क्लियर हो गया। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे, बट सोचो कि ठीक है हम किसी भी रो या कॉलम के थ्रू इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट किसके अक्रॉस करेंगे। मान लो कोई एग्जांपल दिया है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल के थ्रू पूछ रहा हूं, लेट्स से मैंने लिखा 1 2 3 0 1 0 2 1 5, लेट्स से मुझे ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आया वो ऑप्शन कि मैं किसी भी रो या कॉलम के थ्रू ओपन कर, लिख लेना मैं रब कर रहा हूं, किसी भी रो या कॉलम के थ्रू ऑपरेट कर सकता हूं या मतलब ओपन कर सकता हूं डिटरमिनेंट को, बट किसके थ्रू करूंगा उसके लिए भी लॉजिक है। कर तो किसी भी रो या कॉलम के थ्रू कर सकते हैं, जनरलाइज में तो मैंने बता दिया कि हम किसी के थ्रू भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हम किसके थ्रू करेंगे, जिसमें कैलकुलेशन कम हो। और कैलकुलेशन कम कब होगी, जब हमारा जीरो वगैरह, जिस रो या कॉलम में जीरो ज्यादा होंगे, तो सोचो ना कैलकुलेशन ऑलरेडी कम होगी अपने आप, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होता है। तो इसके अक्रॉस जैसे मैंने इसका इवैल्यूएशन करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, देखो अब दिख रहा है मुझे रो 2 में है जीरो सबसे ज्यादा है, जीरो सबसे ज्यादा है, तो इसके अक्रॉस करूंगा। द रीजन इज इन दोनों जीरो के लिए मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या लिखूंगा बेसिकली, अगर जैसे थियोरेटिकली लिखूं मैं ऐसे लिखूंगा 0 इंटू
जीरो जिस एलिमेंट में, ये वाला जो एलिमेंट है माइनस जीरो एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव से स्टार्ट होता है, प्रॉपर करते हैं। मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। अब मैं रो 2 के अक्रॉस कर रहा हूं तो ऑल्टरनेट कर दो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने बोला माइनस जीरो इंटू जीरो जिस रो और कॉलम में है वो डिटर्मिनेंट आएगा, बट क्या करना पड़ेगा इसको इवैल्यूएट? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। ओनली वी हैव टू डू फॉर प्लस वन ओनली, दैट इज प्लस वन इंटू डिटर्मिनेंट, तो ये हटा तो 1 2 3 5 1 2 3 5 एंड अगेन माइनस जीरो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ समथिंग, दैट इज अगेन नो नीड टू कैलकुलेट बिकॉज जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो इसका भी कुछ नहीं हुआ। तो सोचो कैलकुलेशन कितनी कम हो गई। अगर यही तुम रो 1 के अक्रॉस करते तो तुम्हें 3 बार करना पड़ता है ऐसी चीज। तो हमारा फोकस क्या होगा? वी विल फोकस ऑन द रो और कॉलम दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द जीरोस। ज्यादा से ज्यादा जीरो होंगे तो हम उसी रो या कॉलम को पकड़ेंगे, उसी के अक्रॉस ओपन करेंगे, ठीक है। तो बस इसका आंसर हो गया 5 2 -6, दिस इज -1। तो आंसर फॉर दिस इज -1 दैट यू कैन वेरीफाई बाय इवैल्यूएटिंग विद सम अदर रो और कॉलम, यू विल गेट द सेम आंसर। बट इधर से करोगे तो ऑफ कोर्स कैलकुलेशन बहुत कम होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट था कि भाई इवैल्यूएशन तो हम किसी भी रो या कॉलम के थ्रू कर सकते हैं, बट करेंगे कैसे? जिसमें सबसे ज्यादा रो जीरोज हो। चलो और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 0 1 2 -1 1 0, करो इसको। तो किसके थ्रू करूं? तो देखो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। ऑप्शन तो 6 होते हैं हमारे पास, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो। बट इनमें से मैं कौन सा प्रेफर करूंगा? देखना जहां जीरो आ रहे हैं तो ऐसे 4 फेवरेबल है। कौन कौन से? या तो रो 2 के अक्रॉस कर लू, एक जीरो तो है कम से कम, रो 2 में कर लू कम से कम एक जीरो तो है, या तो रो 1 में कर लू या रो 2 में कर लू, सॉरी दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। या फिर कॉलम में जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, कॉलम में चले जाते हैं, या तो कॉलम 1 के थ्रू ओपन करूं या कॉलम 3 के थ्रू। हाँ, कॉलम 2 नहीं करूंगा और रो 1 के थ्रू ओपन नहीं करूंगा बिकॉज उसमें जीरो नहीं है। क्लियर हुआ? तो कोई भी एक पकड़ा, लेट से रो 3 कर लेते हैं, ठीक है ना। रो 3 के अक्रॉस करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो भूलना नहीं है ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, फिर इस रो के थ्रू कर रहे हैं तो केवल उसी पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाओ बस। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -1 इंटू, ये माइनस इसके कारण नहीं आया, ये माइनस ऑलरेडी था -1 वो लिखा है एक्चुअली, दिस इज प्लस ऑफ -1 इंटू दिस, ठीक है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये माइनस क्यों आ गया इधर, तो आपने प्लस लगाया, ये माइनस ऑलरेडी 1 पे लिखा हुआ है। तो -1 इंटू ये रो हटा ये कॉलम हटा, तो क्या बचा 2 2 1 3, तो ये बचा 2 1 3 2। फिर अब इधर आया +1 बट माइनस के साथ है, तो एक -1 इंटू डिटर्मिनेंट, ये गया तो 1 0 3 2 1 0 3 2 प्लस 0 इंटू समथिंग। अब इसको करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये 0 के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हुई, बस इसको एवेल्युएट कर लो। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट हियर इज 2 2 4 4 -3 is 1 1 into -1 is -1, फिर -1 into 1 2 2 -0 is 2, so you will get -3। आंसर फॉर दिस डिटरमिनेंट इज -3। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अभी प्रॉपर्टीज भी करना, मेन प्रॉपर्टीज है एक्चुअली, पूरे डिटरमिनेंट में पूरा चैप्टर जो है ना दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ओनली, ठीक है। प्रॉपर्टी से क्या होगा, तुम्हारा जो डिटरमिनेंट होगा ना सिंप्लीफाइड बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। और डिटरमिनेंट जो चैप्टर है दैट इज इन बोर्ड आल्सो, 12th बोर्ड, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए लेट्स लिखा मैंने 2 1 2 3 1 -1 और लिख लिया 4 2 1। चलो करो इसको। अब इधर तो कहीं भी 0 नहीं है तो कहीं से भी स्टार्ट किया, कोई भी रो या कॉलम को पकड़ा। तो हैबिट होती है जनरली अगर हमारे पास ऑप्शन है तो, मतलब ऑप्शन मेरा मतलब अगर जीरोस वगैरह नहीं है और फिर मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो आई विल प्रेफर ऑफ कोर्स रो 1, मतलब क्योंकि जनरली आदत होती है हमें रो 1 के थ्रू हमारी प्रैक्टिस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर रोज और अदर कॉलम्स, ठीक है। तो आई विल इवैल्यूएट विद रिस्पेक्ट टू रो 1, बाकी तुम किसी से भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट इजी लगता है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि रो 1 के थ्रू जनरली इजी लगता है, ठीक है ना। क्योंकि हम बहुत बार जब भी जनरलाइज भी करते हैं, जब भी हम थियरी भी पढ़ते हैं, तो हमारा सबसे पहले फोकस होता है रो 1 के थ्रू ऑपरेट करना। बट मैंने ऐसा नहीं बोला हूं कि रो 1 के थ्रू ही करेंगे, किसी के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर जीरोस जिसमें है वो तो प्रेफरेंस आएगा ही उस रो के थ्रू या उस कॉलम के थ्रू, बट नहीं है जीरोस वगैरह तो ठीक है कोई भी पकड़ लिया। तो लेट्स से रो 1 पकड़ा मैंने, तो 2 तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेते हैं,
मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर लिख लिया, ठीक है ना। अब आते हैं इसके इवैल्यूएशन पे। तो 2 इंटू दिस, 2 इंटू डिटर्मिनेंट, ये हटा तो ये गया 1 2 माइनस 1 1, 1 2 माइनस 1 1, फिर माइनस 1 इंटू, फिर माइनस आएगा, फिर ये रो हटा, ये कॉलम हटा, ये रो हटा, 3 4 माइनस 1 1, 3 4 माइनस 1 1, और फिर लास्टली प्लस 2 इंटू, ये हटा 3 4 1 2, 3 4 1 2, दैट्स इट। नाउ यू कैन इवैल्यूएट, ठीक है ना। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए जिससे। लिखा मैंने 1 2 3 3 2 1 1 1 1। चलो इसको करो। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब चले रो 1 के थ्रू एक बार कर लिया, अब किसी और अब कॉलम के थ्रू देखते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स डू विद वो, चलो कॉलम 2 पकड़ते हैं, कॉलम 2 के थ्रू, ठीक है। तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, पहले सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना, जल्दी जल्दी में क्या होता है गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव अब हॉरिजॉन्टली मूव, वर्टिकली मूव कर रहे हैं, चेंज साइन कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नाउ लेट्स इवैल्यूएट। तो -2 से स्टार्ट करना है, तो -2 इंटू दिस इज -2 इंटू, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, तो 3 1 1 1, 3 1 1 1, फिर +2 इंटू, ये गया तो 1 1 3 1, 1 1 3 1, -1 इंटू, ये गया 1 3 3 1, 1 3 3 1, ठीक है। अब इवैल्यूएट कर लोगे तुम लोग, ठीक है ना। जस्ट 2 क्रॉस 2 का, दिस इज 3 -1 2, तो 2 इंटू -2 इज -4, दिस इज 1 -3 इज -2, -2 इंटू 2 इज अगेन -4, एंड दिस इज -1 इंटू 1 -9, दैट इज -8, -8 इंटू -1 इज +8, ठीक है ना। तो तुम टोटल कर लेना, क्लियर हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसी के लिए मैंने बेसिकली ये लेक्चर लिया है तुम्हें, ठीक है ना। बिकॉज आई होप डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना कुछ लोगों को पता भी होगा पहले से, ठीक है ना, और शायद मैंने पहले बताया भी हो किसी को, ठीक है ना। बट अभी जो बता रहा हूं प्रॉपर्टीज, वो अभी तक डिस्कशन कभी नहीं हुआ हमारे किसी भी लेक्चर्स में, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियोस में। तो इसलिए ध्यान देखना एक एक प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, लिख लो इधर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हम रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। लिख लो पहले, उसके बाद बताता हूं मतलब क्या है। वी कैन इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स, वी कैन इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा था, स्टार्टिंग तो वो लेते हैं, जनरलाइज लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी व्हाट ही इज सेइंग इज कि हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी रो 1 में क्या लिखा है A1 A2 A3, उसको कॉलम 1 में लिख सकते हैं। तो मतलब दिस इज इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू A1 A2 A3, ठीक है। और जो रो 2 है वो क्या बन जाएगा हमारा कॉलम 2, तो B1 B2 B3 आएगा इधर, B1 B2 B3, एंड लास्टली जो रो 3 था दैट इज C1 C2 C3, वो कॉलम 3 बन जाएगा, दैट इज C1 C2 C3। क्लियर हुआ। ऐसा हो क्यों रहा है, सोचा है, थोड़ा सोचोगे, क्योंकि जैसे अपन ने अभी बताया ना कि जब हम इवेल्युएट करेंगे तो हम किसी भी रो या कॉलम के थ्रू कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। दिस इज द रीजन दैट वी कैन इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। थोड़ा सोचना, और अगर नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, अभी हमें बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि वी कैन इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल रिमेन द सेम। लिख लो प्रॉपर, वी कैन इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल रिमेन अनचेंज। मतलब डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो, ठीक है, क्लियर है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने बोला दो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट पे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, कोई भी दो रोज या कॉलम्स को अगर हमने इंटरचेंज किया ना, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनो, कोई भी दो रोज या कॉलम्स को अगर मैंने इंटरचेंज किया तो डिटरमिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब क्या है, अगेन वही जनरलाइज ले लेते हैं, A1 A2 A3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्या बोला इसने कि हम कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। देखो रो को आपस में कर रहे हैं, कॉलम को आपस में, ऐसा नहीं कर रहे रो को कॉलम में कर रहे हैं। सुनना क्या बोला मैंने, पहले लिख लो एज ए स्टेटमेंट लिख लो, इफ वी इंटरचेंज रो एनी टू रोज या फिर एनी टू कॉलम्स, ठीक है ना, तो क्या होगा हमारा जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा दैट विल बी द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वन। लिख लो इसको प्रॉपर, मैं लिख नहीं रहा हूं, यू कैन राइट इट, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इधर। तो मैंने क्या किया, लेट्स से मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं, रो 1 और रो 2 को, किसी को भी कर सकते हो, कॉलम्स को भी कर सकते हो, नो वरी, बट आप रो का आपस में होगा, कॉलम का आपस में होगा, ऐसा नहीं रो और कॉलम मिक्स कर दो, नहीं, वो आप रो को कॉलम से इंटरचेंज नहीं करना है, या तो रो का रो से या कॉलम का कॉलम से। तो मैंने बोला अगर मैंने इंटरचेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर B1 B2 B3 आ जाएगा, B1 B2 B3, इधर आ जाएगा A1 A2 A3, और इधर क्या आ जाएगा C1 C2 C3। अब वो क्या बोल रहा है, ये डिटरमिनेंट बराबर नहीं होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। मतलब अगर ये 5 लिखा है तो ये लिखा है अभी -5, तो बराबर करने के लिए क्या करूं, एक नेगेटिव साइन लगा देता हूं। समझ में आया? तो अगर हमने कोई भी दो रो या कॉलम इंटरचेंज किए, डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वन। देखो इसमें किया ना। अब इसको मैं कोई भी और कॉलम नहीं इंटरचेंज कर सकता था, लेट्स से मैंने कॉलम के थ्रू कर लेते, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। सो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, पहले इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा इधर, A3 B3 C3 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, A3 B3 C3, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच वाले को तो हमने छेड़ा नहीं है, तो A2 B2 C2, A2 B2 C2, और लास्टली ये वाला हो जाएगा A1 B1 C1, A1 B1 C1। ठीक है, अब मैंने बोला क्या किया हमने इसमें, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया, तो क्या होगा, एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। दिस विल अगर ये 5 है तो ये -5 लिखा है, तो बराबर करने के लिए क्या करें, इसको लिख देते हैं माइनस ऑफ दिस। क्लियर हुआ? कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, पॉज करो, इसको कॉपी करो। और तीसरा सबसे इजी देखना, तीसरा सबसे इजी पार्ट, अगर डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम एंटायरली जीरो है ना, मैं सारे कॉलम्स को नहीं बोल रहा, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर पूरा का पूरा जीरो है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, जीरो। लिख लो, इफ एनी वन ऑफ द रो, इफ एनी वन ऑफ द रो और कॉलम, देखो इन सब प्रॉपर्टीज के प्रूफ एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी इतना डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट चैप्टर में देखेंगे। इफ एनी वन ऑफ द रो और कॉलम इज एंटायरली जीरो, is entirely zero, then its determinant value will be zero, then its determinant value will be जीरो। सिंपल है, क्या ये तो बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कोई भी डिटरमिनेंट ले लिया, मान लो मैंने रो 1 को पूरा जीरो कर दिया, और इधर अब कुछ भी हो, लेट से मैंने लिखा 5 9 7 1001 999, कुछ भी लिख लो, इधर 832 कुछ भी लिख लिया, दिस वैल्यू विल बी, आंख बंद करके जीरो। आंख बंद करके मतलब रो देख लेना पहले, जीरो तो नहीं, रो जीरो है तभी आंख बंद करके जीरो लिखना है। ठीक है ना, क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि खुद सोचो, अब हम इवेल्युएट कहां से करेंगे, रो 1 के थ्रू, बिकॉज मैक्सिमम जीरो है। तो क्या आएगा बेसिकली, जब इवेल्युएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 0 इंटू सम डिटरमिनेंट प्लस 0 इंटू सम डिटरमिनेंट प्लस 0 इंटू सम डिटरमिनेंट, सो ऑल थ्री जीरो, क्योंकि रो 1 के थ्रू इवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। चाहे रो में जीरो हो चाहे कॉलम में, डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी जीरो, कंप्लीटली जीरो होना चाहिए एंटायर रो या एंटायर कॉलम, तब हम डायरेक्टली बोल पाएंगे कि द डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी जीरो। क्लियर हुआ? पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं डिटरमिनेंट में क्या है कि हम किसी भी रो या कॉलम से हम कोई फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं बाहर। देखो सुनो दोबारा, मैंने क्या बोला, जैसे लिखा है 2 4 6 5 11 9 3 4 10, कुछ तो ऐसा लिखा है। ठीक है ना, what this property says, we can take any factor common from any of the row or column. That means what, कि अब दिख रहा है रो 1 क्या है, 2 का मल्टीपल लिखा है,
2 का मल्टीपल लिखा है, तो हमने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया रो 1 से, दैट वी कैन टेक इट आउटसाइड। तो इधर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 एंड दिस विल बी सेम 5 11 9 3 4 10। और ऐसा नहीं, किसी रो या कॉलम दोनों से ले सकते हैं, ठीक है ना, रो से भी और कॉलम से भी, किसी भी से भी, बट कॉमन फैक्टर को वी कैन टेक इट आउटसाइड। क्लियर है? जैसे और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा लेट्स से 2, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 10 15, इसको लिखा मैंने 2 4 6, इसको लिखा मैंने लेट्स से 3 9 12 लेट्स से। तो देखो खुद सोचो कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करूंगा तो कितना कैलकुलेशन होगा, 5 इंटू बड़े बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं ना, तो अब ये वाले प्रॉपर्टी यूज करके मैं क्या करूंगा कि रो 1 पे फोकस करा, तो रो 1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 5 मैंने बाहर ले लिया, 5 बाहर ले लिया। देखना अभी मैं दूर लिख रहा हूं इसको, ये लिख लिया मैंने, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बट इतना काफी नहीं है, अभी और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन नंबर्स को भी छोटा बनाया जा सकता है बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम रो 3। तो इसमें से जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो दिस विल बी 1 2 3, तो 2 कॉमन लिया तो इधर 2 कॉमन आया, दैट इज 1 2 एंड 3, एंड लास्टली फ्रॉम दिस रो आल्सो आई कैन टेक कॉमन 3, तो दैट इज इंटू 3। इसके बाद हो गया 1 3 4। क्लियर हुआ? ठीक है, सो वी कैन टेक एनी फैक्टर कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब कहने का मतलब जब कॉमन ले सकते हैं तो ऑफकोर्स वापस भी भेज सकते हैं, और वापस भी भेजना होगा तो हम किसी भी रो और कॉलम को दे सकते हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है, देखना सुनना देखना, इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सब चीजें। क्या होगी कि हमें डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने में काम आएंगी। मैंने बोला कि ठीक है, हमने रो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 5 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 और इसमें से 3 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। बट अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अब देखो, अब दिस इज एन, अब फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन। अब ऐसा बोल सकता हूं ना कि भाई मैंने ये जो पूरा नंबर है वो नंबर हो सकता है रो 1 में से आया हो पूरा, या कॉलम 1 में से आया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को किसी भी रो या कॉलम में भेज सकते हैं, या टुकड़ों में भी भेज सकते हैं कि लेट से मैंने इसको 2 टुकड़ों में किया, 10 इंटू 3, 10 को मैंने रो 1 में भेज दिया, 3 को मैंने रो 2 में भेज दिया, या कॉलम में भेज दिया। कहने का मतलब समझ में आया कि हम किसी भी रो में से कोई भी फैक्टर कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं, और वो फैक्टर किसी रो और कॉलम को दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं इधर लिख रहा हूं, देखना, इसी को मैंने लिखा, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, क्या किया मैंने, ये 10 इसको दे दिया, रो 1 को दे दिया, तो इधर क्या हो जाएगा 10 10 10, और जो 3 है वो मैंने इसको दे दिया, चलो लास्ट वाले को, तो ये हो गया 2 2 3, और 3 मैंने इसको दिया, तो ये हो गया 9 9 12। सो ये इसके बराबर है, क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो तीनों बराबर है। और ऐसा जरूरी नहीं, हम किसी भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी अब मैं 30 को ही भेज देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन, इसको मैं और फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज 30 को मैंने किसी भी, अब रो में भेज, अभी हमने क्या किया, कॉलम में भेजा, रो में भेज देते हैं, तो लेट्स से मैं इस 30 को लास्ट वाले में भेज रहा हूं, तो 1 2 3 1 2 3, और इधर लिख 30, और 30 इंटू 3 90, 30 इंटू 4 120, अगेन ये उसके बराबर होगा। फर्दर और भी लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आई मीन इस फैक्टर को तुम किसी भी रो या कॉलम में भेज सकते हो, एक साथ या टुकड़े करके, कैसे भी। क्लियर? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वी कैन टेक एनी फैक्टर कॉमन फ्रॉम एनी ऑफ द रो और कॉलम, और फिर हम अगर कॉमन ले सकते हैं बाहर की तरफ तो अंदर भी भेज सकते हैं, ऑफ कोर्स डुअल प्रोसेस है। ठीक है, पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये सब चीज और सफिशिएंट होगा, ये दिस मच नॉलेज इज सफिशिएंट टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन जो भी तुम्हारे पुराने छूटे हुए हैं, ठीक है ना। एक बार आरडी शर्मा उठाना, जो भी तुमने प्रीवियस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में छोड़े बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट, नाउ यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है ना। अभी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी है उसके बाद। तो नेक्स्ट इज आई थिंक फिफ्थ वन, जो भी है फिफ्थ, या हाँ फिफ्थ होगी, ठीक है। मैंने बोला अगर डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो गए ना तो आंसर विल बी 0। क्या लिखा, लिखो इधर, इफ एनी ऑफ द टू रो, इफ एनी ऑफ द टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और कैन बी मेड आइडेंटिकल, ठीक है ना। अगर आइडेंटिकल दिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिए तो अगर बनाया जा सके
ठीक है ना, बनाया जा सके कैसे उसका मतलब ही देखेंगे हम। इफ एनी ऑफ द टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल और कैन बी मेड आइडेंटिकल then its determinant value will be 0। ये तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा है वो कि कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो जाए ना तो वहीं हमें आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं। याद अभी मैंने जब नॉर्मल इवेल्युएट करना बता रहा था तब मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी लिया था, उसमें मैंने बोला भी था कि इसमें दो रो वन और रो टू सेम है, आगे चल के पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में कि कोई भी दो रो या रो कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। वही चीज है ये। इसका मतलब क्या है, जैसे ये लिखा है 5 10 15 5 10 15 और इधर कुछ भी लिखा है 1001 103 या फिर 99 कुछ भी लिखा है, नो नीड टू वरी अबाउट वॉट एवर इज रिटर्न इनसाइड द रो 3। व्हाई? बिकॉज रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है। आई विल डायरेक्टली से डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। सिंपल। दो केस में हम पढ़ लिए डिटरमिनेंट वैल्यू 0 कब होता है, एक तो एंटायरली रो 0 या कॉलम 0 या फिर कोई भी दो रो और कॉलम सेम हो जाए डिटरमिनेंट में तो डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। ठीक है ना, इन सब का प्रूफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, बट डोंट वरी अबाउट द प्रूफ एज ऑफ नाउ। चलो मैंने बोला, और ये जो है देखो जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ना, बार बार मैं मेंशन कर रहा हूं रोज और कॉलम्स, तो अगर मैं रो भी अकेला मेंशन करूं बाय डिफॉल्ट इट मींस कि वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। व्हाई? बिकॉज प्रॉपर्टी 1 में हमने देखा है कि रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं बात जो बोलना चाह रहा हूं? मैंने बोला जो भी प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं ना वी कैन अप्लाई दोस प्रॉपर्टीज ऑन रो और कॉलम बोथ। तो एक्चुअली मुझे बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, I should write row only. By default it means column. The reason is according to first property हमने देखा कि रोज और कॉलम्स को तो इंटरचेंज कर सकते हैं। हम रोज को कभी भी कॉलम बना सकते हैं, कॉलम्स को कभी भी रोज बना सकते हैं। तो अगर रोज पे एप्लीकेबल है प्रॉपर्टीज दैट मींस वो कॉलम्स पे भी होंगी 100%। चलो तो मैंने बोला इधर तो मैंने रो 2 बराबर ले ली, कॉलम बराबर ले लेते हैं। तो लेट्स से अगर ऐसे लिखा होता 1 2 3 1 2 3, अब इधर कुछ भी लिखा हो वॉट एवर नंबर, ऑफकोर्स रियल होना चाहिए। ठीक है ना, अब मैं क्या बोलूं, whatever is written in column 3 answer will be 100% 0। this will be 0। एक प्रूफ ऐसे कर सकते हो सिंपल सा, तुम एक जनरलाइज करके ऐसे लिख लो A1 तुम लोग करना। ठीक है ना, that you have to do on your own। ठीक है ना, और बताना अगर नहीं आता है तो B1 B2 B3 इसको तुम इवेल्युएट करोगे ना जस्ट बाय प्रोसीजर। रो 1 किसी भी रो 1 या कॉलम 1 के थ्रू ऑपरेट करो, ओपन करो, दैट यू विल रियलाइज कि आंसर इज 0 आ रहा है। ठीक है ना, और उससे अच्छा है एक ही लाइन का प्रूफ है। चलो कर ही देता हूं, अब आ गया इतना तो प्रूफ भी देख लेते हैं। A1 A2 A3 B1 A2 A3, अब दो रो सेम है, कॉलम रो 1 एंड रो 2, तो दिख रहा है आंसर इज 0। बट द रीजन क्यों 0 है वो मैं बता रहा हूं। अब क्या किया हमने, इसको हमें पता है इवेल्युएट तो हम किसी भी रो या कॉलम के थ्रू कर सकते हैं, तो हमने किया इसको रो 3 के अक्रॉस इवेल्युएट। तो देखो एक ही लाइन में प्रूफ हो जाएगा। पहले तो मैंने लिखा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना क्या कर रहा हूं, B1 इंटू, जब B1 को तुम B1 को जिस रो या कॉलम में है उसको देखोगे तो क्या आएगा, देखो ये हटा तो A2 A3 माइनस A2 A3 क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली अदर विल आल्सो बी 0। देखो माइनस B2 इंटू ये हटा तो A1 A3 माइनस A1 A3 0 प्लस B3 इंटू ये गया A1 A2 माइनस A1 A2 0। सो यू कैन सी आंसर इज 0। तो एक ही लाइन का प्रूफ हो गया। ठीक है ना, भले तुम रो 1 के थ्रू ऑपरेट ओपन करके करते उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती, बट मैं रो 3 के लिए करा तो एक लाइन में आ गया। क्लियर है, तो याद रखेंगे कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो गई तो खटक वहीं आंसर इज 0। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब देखो, अब मैं दोनों जो लास्ट की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी ना हमने उन दोनों को मिक्स कर रहा हूं। मतलब क्या है, देखना सुनना ध्यान से। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर दो रोज एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है ना तब भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। लिख लो पहले इसको, प्रॉपर्टी आई थिंक 6 जो भी है। इफ एनी ऑफ द रो या कॉलम, मैं रो लिख रहा हूं बाय डिफॉल्ट इट मींस कॉलम आल्सो। इफ एनी ऑफ द रो इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो ऑब्टेन करी जा सकती है, देन इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। लिख लो मल्टीपल ऑफ अदर देन इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। द रीजन इज, देखो इधर बहुत सिंपल सा है, लास्ट की दो प्रॉपर्टीज यूज करके इसका प्रूफ होगा। देखना सिंपल, बहुत ही आसान।
कैसे? उसने क्या लिखा, उसने बोला जो है उसके हिसाब से, जैसे एक इलस्ट्रेशन लेता हूं मैंने लिखा 1 2 3 2 4 6 और इधर लिख लिया 1000 1 502 585 कुछ भी लिख लिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि रो 1 और रो 2 है, दे आर बेसिकली मल्टीपल ऑफ ईच अदर, क्योंकि अगर रो 1 को मैंने एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट रो 2। तो डायरेक्टली यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई विल से आंसर इज 0। बट आया कैसे? सुनना ध्यान से। लास्ट टू प्रॉपर्टीज, पॉज करके सोचो कैसे मैं बोल रहा हूं। लास्ट टू प्रॉपर्टीज इसका हिसाब से, जो प्रॉपर्टीज इसके जस्ट पहले पड़ी थी, 0 से पहले वाली, हमने क्या बोला था कि कोई भी नंबर को हम किसी भी रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं किसी भी मोमेंट पे। तो इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। दिस अभी 0 नहीं बता, मैं प्रूव कर रहा हूं ये 0 कैसे है, यूजिंग द प्रीवियस टू प्रॉपर्टीज। दिस, इसमें से मैंने क्या किया, रो 2 में से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स द दिस डिटरमिनेंट कैन आल्सो बी रिटन एज 1 2 3 1 2 3 और ये जो भी नंबर लिखे हैं, ठीक है ना, व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड दिस, तो ये इसके बराबर है। अब इससे जस्ट वाली पहले वाली प्रॉपर्टी, कोई भी दो रो कॉलम है, दो रो या कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0, तो दिस डिटरमिनेंट वैल्यू 0, तो 2 into 0 इज व्हाट, 0। खत्म कहानी। क्लियर हुआ? तो ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है। हम देखेंगे कि यार भाई ऐसा तो नहीं कोई भी दो रो या कॉलम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, या फिर ऐसे बोल लो कि एक रो को किसी और रो मतलब दोबारा किसी ये रो है, इसको मैं किसी तरीके से ये वाली रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा सकता है। इन शॉर्ट मैंने बोला इस रो को या किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, अगर है तो आंसर इज डायरेक्टली 0। क्लियर हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट की जो 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे पहले एक बार क्विक रिव्यू देखते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने क्या क्या देखा। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से एक बार रफ में लिखो कि हमने अभी प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखा। ठीक है, देखते हैं कितना कौन कितना रिकॉल कर पाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स को कभी भी इंटरचेंज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हमने देखा था कि अगर किसी भी दो रो या कॉलम को मैंने इंटरचेंज किया तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल। थर्ड वन हमने क्या पढ़ा, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल। फिर हमने देखा कि अगर कोई भी एंटायर, अगर कोई भी रो पूरी की पूरी 0 है, कोई भी कॉलम पूरा का पूरा 0 है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। ठीक है, फिर हमने देखा ये हो गया इंटरचेंज रो 0। हाँ, फिर हमने देखा कि अगर कोई भी एक मिनट, ये हो गया एंटायरली 0। फिर हमने देखा कि अगर कोई भी फैक्टर किसी रो में से या कॉलम में से कॉमन आ रहा है, दैट वी कैन टेक आउटसाइड। ठीक है ना, और वो फैक्टर कॉमन ले सकते हैं तो ऑफ कोर्स अंदर भी भेज सकते हैं, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। फिर लास्टली जो भी हम देख के आए, दैट वाज एक्चुअली इन दोनों का मिक्सअप। क्या बोल रहा है वो कि अगर दो रो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। प्रूफ कैसे हुआ, जो मल्टीपल है स्केलर है उसको बाहर ले सकता हूं, उसके बाद दोनों रो आइडेंटिकल हो जाएंगी, आंसर इज 0 यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा सबसे मतलब मेन है, थोड़ा उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा सबसे ज्यादा यूज होगी, मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है ना, क्या है देखना, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है ना, बेटर रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको एग्जांपल से समझाते हैं। लेट्स से मैंने लिखा 1 2 3 और लिख दिया 1, इसको ले लेते हैं 1, इसको 1, इसको 3 4 7, कुछ तो ले लिया। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हम किसी भी रो को, किसी भी रो या कॉलम, सॉरी किसी भी रो को किसी और रो से सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। और केवल ऐसा नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं, प्लस किसी और रो का स्केलर मल्टीपल भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या बोल रहा है दोबारा, किसी भी रो या कॉलम, अच्छा मैं दोबारा रो और कॉलम यूज नहीं करता हूं। ठीक है ना, जो भी मैं बोल रहा हूं बाय डिफॉल्ट इट मींस कि वो कॉलम में भी एप्लीकेबल होगा, मैं रोज का वर्ड यूज करता हूं। मैंने बोला कि किसी भी रो को, किसी भी रो में हम किसी भी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको लिखो, पहले तुम लोग लिखो, हम किसी भी रो
को किसी भी रो में, सॉरी किसी भी रो में किसी और रो का स्केलर मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं ऐसे बोल सकता हूं R1 को मैं चेंज कर सकता हूं, ऐसे रीड करते हैं डिटरमिनेंट में R1 goes to, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब देखेंगे हम डिटरमिनेंट में चैप्टर में, पर फॉर टाइम बीइंग क्या बोला इसने, जैसे मान लो मुझे रो 1 को चेंज करना है, तो रो 1 को हम क्या कर सकते हैं, रो 1 में किसी भी दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, R1 को लिखूंगा R1 goes to R1 प्लस लेट से मैंने लिखा R2, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ये चीज लगाने के बाद दिस इज कॉल्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ये डिटरमिनेंट किस में बन जाएगा मेरा, देखो इसने बोला रो 1 को चेंज करो, सुनो ध्यान से, रो 1 को चेंज करो, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों चीज क्या आएंगी हमारी, सेम आएंगी इसमें, तो ये हो जाएगा 1 1 1 3 4 7, ठीक है। और रो 1 क्या होगा, उसने क्या बोला, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज ऐड करके लिखो, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, दिस विल रिमेन द सेम। इसका जो आंसर होगा और इसका आंसर होगा वो सेम होगा, ठीक है, क्लियर है। अभी एडिशन वाली प्रॉपर्टी और रह गई, वो और बता दूंगा, ठीक है ना, वो एक्चुअली दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ दिस, बट एक्चुअली प्रूफ हमें जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी याद रखा, ठीक है। अच्छा, अभी से बोला था स्केलर मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अभी तो मैंने स्केलर मल्टीपल क्या लिया है, इधर 1 लिया है, बट आई कैन डू लाइक दैट वे आल्सो। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं R1 goes to R1 प्लस कुछ और मल्टीपल ले लिया रो 2 का, देखो इधर तो 1 ही आना चाहिए हमेशा, दिस हैज टू बी 1, लिख लो इधर, दिस 1 इज फिक्स्ड, बट इधर जो स्केलर है ना वो कुछ भी यूज कर सकता हूं। अब लेट्स से मैं इधर 2 यूज कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, बट रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो बाकी 2 रो तो सेम रहेगा, तो ये ऑपरेशन इस डिटरमिनेंट में लगाने के बाद ये क्या बनेगा 1 3, ये तो सेम रहेगा 1 4 1 7, रो 1 चेंज हो जाएगा। अब रो 1 क्या होगा, रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ट्वाइस ऑफ रो 2, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, तो 1 + 2 3, 2 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, तो 2 + 2 4, 3 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, that is 5, so these all values will be equal, क्लियर हुआ, all these value will be equal। अभी प्रूफ भी देख लेंगे, एक बार मुझे एडिशन वाली प्रॉपर्टी और बताने दो, उसके बाद हम प्रूफ भी देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, क्लियर हुआ। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे फर्दर मैं इसी के अंदर और ऑपरेशन लगा लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं R1 goes to R1 - 3R2, चलो मैंने क्या बोला, इस R1 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो नोट करके लिख लेना, इधर हम कुछ भी कर सकते हैं, तो R1 को चेंज कर रहे हैं तो बाकी 2 रो सेम रहेगा 1 3 1 4, इसका यूज क्या होगा वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इसका यूज है टू सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट, ठीक है ना। अभी के लिए समझो इसको, R1 - थ्राइस R3, तो 1 - थ्राइस ऑफ दिस, तो 1 - 3 is -2, 2 - थ्राइस ऑफ 1, 2 - 3 is -1, 3 - थ्राइस ऑफ दिस इज 0, तो क्या हुआ हमारा, ये कन्वर्ट हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। अब खुद सोचो कि अब शायद मे भी कुछ बच्चों को क्लिक किया होगा कि हम यूज क्यों कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, देखा बहुत अच्छी चीज हो रही है एक, ये समझाने के उद्देश्य से एग्जांपल उतना अच्छा नहीं है, बट लकीली इधर आ गया, देखो क्या आ गया, एक 0 आ गया, तो ऑफकोर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हमारे पास 0 आ गया, और हम चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम 0 हो डिटरमिनेंट में, सो दैट इवेल्युएट करना आसान हो, कैलकुलेशन कम होगी। तो अल्टीमेटली समझे इस प्रॉपर्टी का यूज कहां होगा, हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करने के लिए। कैसे होगा, और देखो अभी तो मैं लग रहा है कि ये थोड़ा बल्कि प्रॉपर्टी लग रही है, पर प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है ना, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे हम मेरे को मान लो अब दिख रहा है कि भाई ये रो 1 और रो 2 में कुछ एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं, तो हम क्यों ना रो 1 को रो 2 में से घटा देते हैं, तो हम क्या लगाएंगे R2, R1 को इसमें से रो 1 घटा रहा हूं, रो 2 घटा रहा हूं, मैं क्या लगा रहा हूं R1 goes to R1 - R2। अब देखो ऐसा करने पे क्या हुआ, रो 1 पे लगा रहे हैं तो बाकी 2 रो तो सेम रहेगा 1 1 1 3 4 7। अब देखो R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 - 1 0, देखो 0 आ गया कितना आसानी से, 2 - 1 1, 3 - 1 2, समझ रहे हो कितनी आसान हो गई कहानी, 0 आ गया हमारे पास, और नंबर भी छोटे छोटे हो गए, इधर 2 और 3 था, इधर 1 और 2 है, तो ऑफ कोर्स इसको इवैल्यूएट करना आसान होगा इससे, इसलिए ये प्रॉपर्टी लगाया। क्लियर हुआ। अच्छा, अब जो भी मैंने कहानी बोली रोज में, दैट यू कैन अप्लाई फॉर कॉलम आल्सो, ठीक है ना, मतलब कॉलम के थ्रू भी हम ऑपरेशन, उसको बोलते हैं कॉलम ऑपरेशन, इसको रो ऑपरेशन, उसको ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी रो ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं लास्टली, दैट इज ऑफ एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट वाली। उसके बाद हमारा ये प्रॉपर्टीज वाला काम खत्म। ठीक है, इतना काफी है, बाकी है तो खुद अपने आप में चैप्टर एक वीक में खत्म होता है, ठीक है ना, बट अभी मैंने उसको कंबाइन मतलब उतना बताया है जितना तुम लोगों के लिए, बाकी चैप्टर्स में इसका यूज होगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बोलता है कि देखना ध्यान से, मैंने लिखा a1 प्लस a2, इधर लिखा a3 प्लस a4, a5 प्लस, चलो एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। उल्टा जा रहे हैं हम, देखो मैंने ऐसे लिखा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस, और इधर लिखा मैंने b1 b2 b3 c1 c2 c3, और इधर लिख लिया a4 a5 a6। ठीक है, अब क्या है बेसिकली, हम जब ऐड करेंगे ना, जैसे इन दो डिटरमिनेंट्स को ऐड करना है तो हमारा, हम ये नोटिस करेंगे कि भाई ये दोनों रोज, अगेन जो रोज के लिए बोल रहा हूं वो कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, ये दो रोज सेम है, तो हम डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, जो थर्ड रो है ना उसके हिसाब से एडिशन क्या बोलेंगे, एलिमेंट वाइज एलिमेंट ऐड कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा a1 प्लस a4, पहला एलिमेंट a1 प्लस a4, कलर चेंज कर लेता हूं, a1 प्लस a4, ये हो जाएगा a2 प्लस a5, a2 प्लस a5, और ये हो जाएगा a3 प्लस a6, और जो सेम थे वो एज इट इज रहेंगे, तो मतलब इधर आएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। एडिशन मींस दिस थिंग, सिंपल। ठीक है, अब क्या है कि हमें कभी कभी उल्टा भी जाना पड़ेगा, वी कैन ब्रेक दिस इनटू टू डिटर्मिनेंट्स, दिस एंड दिस, सो बोथ वे वी हैव टू प्रोसीड। प्रूफ के लिए बहुत ही आसान है, प्रूफ बहुत ही आसान है, एक ही लाइन का, हालांकि देखा जाए तो कैसे, देखो चलो बता देता हूं प्रूफ। जैसे मान लो मैंने इसको इवैल्यूएट किया रो वन के थ्रू, तो क्या आएगा बेसिकली a1 इंटू, देखना ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका a1 को हटाया, रो वन को कॉलम में हटाया, तो b2 c2 और b3 c3, ठीक है ना, प्लस फिर माइनस a2 आएगा, फिर इसका डिटरमिनेंट आएगा, प्लस a3 आएगा, फिर इसका डिटरमिनेंट आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब इसका इवैल्यूएट करोगे तो क्या लिखोगे, a4 इंटू, ये हटाएंगे तो क्या बनेगा, b2 c2 b3 c3। अब देखो इन दोनों को देखो, ये वाला पार्ट सेम है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a1 प्लस a4 इंटू दिस, और इधर देखो क्या है, वही तो लिखा है a1 प्लस a4, इसको इवैल्यूएट करोगे तो क्या आएगा, a1 प्लस a4 इंटू ये जिस रो कॉलम हटाया तो क्या आएगा, b2 c2 b3 c3। अगेन प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, बट दे दिया मैंने। सिमिलरली अदर टर्म्स आल्सो, इधर आएगा माइनस a2 इंटू b1 c1 b3 c3, इधर भी वही आएगा माइनस a5 इंटू b1 c1 b3 c3, वही चीज उधर आएगी a2 प्लस a5 के टर्म्स में। तो ऐसे करना है, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। तो प्रॉपर्टीज के लिए इतना अपने पास काफी है अभी, ठीक है ना, और भी चीजें अगर बीच में लगता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा है तो वो ड्यूरिंग द एग्जांपल्स देखेंगे। अगर मान लो कुछ लगता है कि इसमें थोड़ा सा एडिशन और बताना चाहिए, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे ज्यादा यूज नहीं होगा इतना, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया एक्चुअली। इनिशियली मेरा टारगेट था केवल इवैल्यूएशन बताना, हाउ टू इवैल्यूएट डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना, जो शुरू का आज के लेक्चर का शुरू का 10-15 मिनट का पार्ट। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो प्रीवियसली बच्चों के डाउट्स रह गए थे डिटरमिनेंट से रिलेटेड, और मैंने बोला था कि हम लोग बाद में कवर करेंगे, तो वो क्वेश्चन कवर करने के लिए बेसिकली मैंने प्रॉपर्टीज पे आज फोकस किया है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल टिप्स पे रखना, ठीक है ना, मेमोराइज करना, एक बार खुद से माइंड में रिकॉल करो, खुद से एक बार रीड करके हाइड करके एक बार खुद से एक पेज पे लिखो, ठीक है ना। और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, बेसिक क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के, ऑफ कोर्स, बिकॉज अभी हमें आईआईटी लेवल का नहीं करना है, वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी मैं ऐसे क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिससे 3x3 की थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, थोड़ा हाथ उस पर हमारा जम जाए, मतलब हमें बहुत फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है ना। वो कब आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। तो क्या करना, 8-10 क्वेश्चन दे दूंगा मैं 3x3 के, जस्ट इवैल्यूएट करना, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट आज के लिए। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मंडे को विद अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। थैंक यू।